लास्ट पॉइंट कौन सा किया था जी हमने? 42 42 हाँ जी 42 से पहले 42 पहले हाँ 37 37 35 एक मिनट 37 पर आते हैं फिर 37 में लिखा हुआ है कि रिसीव्ड फ्रॉम हरी 975 रुपीस इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1000। टोटल 1000 रुपए लेने थे बट हमने उससे सिर्फ 975 लिए हैं और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई। मैंने तो काम क्या करवाया था आपसे, फुल सेटलमेंट को अंडरलाइन करके वहां पे डिस्काउंट लिखना है। ठीक है जी, 1000 रुपए लेने थे और 975 लिए। तो पैसा आ रहा है जी कैश अकाउंट डेबिट 975, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 टू क्या नाम है इसका, हरीज अकाउंट या फिर टू हरी, इस तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं लिखना, ठीक है जी। 1000 रुपये 37 के बाद 35 पैसे मिले हैं 2000 रुपए राम से, कैश टू राम, बस राम से पैसे मिले कैश टू राम। और पूछिए सर बिल लिखना जरूरी होता है? हाँ 33 वो देखिए अकाउंट्स के ऑथर हैं मिस्टर, उनका नाम है जे.आर. मोंगा, उनकी बुक बीकॉम में काफी फेमस है। सिर्फ उस ऑथर का कहना है कि नरेशन जरूरी नहीं है, तो सिर्फ उनकी बुक के अंदर कहीं पर भी नरेशन नहीं होती, सिर्फ उनकी बुक के अंदर। बाकी हर एक बुक के अंदर नरेशन है और जो एनसीईआरटी की बुक है, बाकी ऑथर्स की बुक है, सब में नरेशन है। इसे नरेशन कंपलसरी होती है। कुछ टीचर बीकॉम में उसी बुक से पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मतलब ट्यूशंस में, कोचिंग में बताना शुरू कर दिया कि भाई नरेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ उस ऑथर के कहने पर। तो मैं एक ऑथर को बेस नहीं लेना चाहिए, गलत है। ठीक है जी, आप बता क्या पूछ रहे हैं? 32 में क्या था कि मशीनरी खरीदी हमने सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड एसेट पर जब तक यूज के लिए रेडी ना हो जाए तब तक सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, इसे रिपेयर का खर्चा भी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर होगा मशीन टू कैश। हाँ 23 में लिखा है सर बैंक अकाउंट ओपन करा है हमने चेक से और सेविंग अकाउंट से चेक दिया है। तो जो प्रोप्राइटर है हमारा, उसने अपने सेविंग अकाउंट से चेक काट करके दिया है बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो बेसिकली बिजनेस का बैंक बैलेंस बन गया और प्रोप्राइटर ने अपना पर्सनल पैसा दिया, अपना पर्सनल पैसा बिजनेस के लिए लगा रहा है वो, तो इसे कैपिटल कहते हैं। तो आंसर क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और पूछिए 28 देखता हूं। कैश विड्रॉ करा हमने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स बोलते हैं जब भी पर्सनल यूज के लिए। ओनर घर से पैसा दुकान में ला रहा है, कैपिटल। दुकान से पैसा घर लेके जा रहा है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वर्ड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब भी पर्सनल काम के लिए ओनर दुकान से पैसा अपने पास लेके जा रहा है, चाहे गुड्स लेके जाए चाहे कैश लेके जाए, तो अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाल रहा है वो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। बिजनेस से कैश कम हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स टू कैश। सही। सर 41 पेड फॉर मोहन 2000 रुपीस, डिस्काउंट अलाउड 300। सर हम पे कर रहे हैं मोहन को, डेबिट द रिसीवर, इसलिए मोहन को डेबिट करो। हमने फॉर क्या देखा है, वो नहीं होना चाहिए। तो भी सही है, मतलब मोहन के लिए पे करा, मोहन को पे करा, दोनों सेम बात होगी। 2 और 4 का डाउट था, ये एंट्री बताओ कृष्णा। 2 और 4 का डाउट था, ये एंट्री बताओ पूरी। सर डिस्काउंट ना सर मोहन को डेबिट करा, तो डिस्काउंट अलाउड लिखवा एक मिनट मैं डिस्कस कर, एक मिनट। पेड फॉर मोहन 2000 रुपीस, डिस्काउंट अलाउड 300 रुपीस। सर इसमें तो डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों लिख रहे हो? एक डाउट, मोहन डेबिट क्यों हुआ, कैश क्रेडिट क्यों? तो सुनिए जी बात, मोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है, चैप्टर 6 में पढ़ा था जी हमने पर्सनल अकाउंट करो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मोहन रिसीवर है इसलिए डेबिट करो। नहीं याद सर हमको ये बात, हमें पढ़ा मॉडर्न के हिसाब से। तो मोहन जो हम पैसे दे रहे हैं मोहन को,
तो मोहन पक्की बात है क्रेडिटर है। इसका आप आइडिया लगा पा रहे हैं? क्योंकि सर हमने पहले कभी ना कभी गुड्स खरीदे होंगे इससे उधार में और आज हम अपना उधार चुका रहे हैं, तो पक्की बात है क्रेडिटर ही हुआ मोहन, क्रेडिटर लायबिलिटी हुआ। हम क्रेडिटर से गुड्स उधार लाते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, अगर हम अपना उधार चुकाते हैं तो लायबिलिटी कम होती है। हम उधार चुका रहे हैं तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, इसलिए डेबिट हो रहा है मोहन, इसलिए डेबिट हो रहा है। अच्छा पैसे हम दे रहे हैं, पेड वर्ड लिखा हुआ है, हमारा ऑफिस का कैश कम हो रहा है, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिल रहा है सर, पेमेंट करने वाले को डिस्काउंट मिलता है। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन देखनी है। अच्छा क्वेश्चन का आंसर दें। गुड सोल्ड टू राम, इसमें राम कौन है? डेटर है। इसका आंसर क्या बना? राम सोल्ड गुड्स टू अस। राम कौन है? डेटर है, क्रेडिटर। यहाँ पर सेल हो रही है कि परचेज हो रही है? परचेज हो रही है। ये बहुत अलर्ट होकर समझना है जी। हमें ऐसा नहीं कि सेंटेंस में से वर्ड ढूंढना है, हमें करना क्या, हमें इसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। कोई मशीन नहीं है हम कि जो हमने टाइप कर दिया उसी के अकॉर्डिंग हम आगे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देंगे, जैसे रोबोट को जो बोल दिया वही कर देगा। हम अपना इंटेलिजेंस और ह्यूमन माइंड लगाएंगे। ये सर क्वेश्चन में कहता है कि राम ने हमें गुड्स बेचे, तो मतलब हमने गुड्स खरीदे, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, तो ये दोनों सेंटेंस एक ही तो बात कह रहे हैं। राम ने हमें बेचा या हमने राम से गुड्स खरीदे की तो बात हुई। तो क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है सर घुमा करके, एक्टिव पैसिव वॉइस तो कर रहा है कि नहीं। तो परचेज करें गुड्स राम से, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम हमारा क्रेडिटर होगा। तो सोल्ड वर्ड देखते ही ऐसा नहीं सोचना कि सर सेल ही आएगा पक्का आंसर के अंदर, और सेल वर्ड है तो पक्का डेटा ही होगा, ऐसा नहीं सोचना। हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी कि सर हमको गुड्स बेचे मतलब हमने खरीदे, और हम अपने अकॉर्डिंग तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे। इतना राम का अकाउंटेंट थोड़ी ना, हम तो अपने अकाउंटेंट, अपने बिजनेस के अकाउंटेंट। समझ आ रही है? इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने पैसे दिए जी, कैश कम हो रहा है, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड लिखा हुआ है, अभी किसी के भी एंगल से लिखा हो सकता है। हमें अपनी बेसिक माइंड लगाना है कि सर हम पैसे दे रहे हैं तो हमें जो डिस्काउंट मिलेगा। सोच के देखो बात, पैसे देने वाला थोड़ी डिस्काउंट देता है, कभी पैसा लेने वाला डिस्काउंट देता है। मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, समझ आ रही है बात। हम यहाँ पर पैसे दे रहे हैं तो हमें डेफिनेट डिस्काउंट मिल रहा है। क्वेश्चन डिस्काउंट अलाउड लिख या रिसीव्ड, क्वेश्चन तो कंफ्यूज करेगा। अलाउड कभी रिसीव्ड लिख करके, ऐसे डिस्काउंट लिख करके, मैं खुद का माइंड लगाना कि रिसीव है कि अलाउड, एक्सपेंस है कि इनकम। तो आपको एक तो रटने वाला ज्यादा तरीका है कि कैश के साथ ही डिस्काउंट आएगा हमेशा। कैश डेबिट में तो डिस्काउंट पे डेबिट, कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट पे क्रेडिट। लॉजिक है इसके पीछे अगेन भाई कि पैसा लेने वाला डिस्काउंट देता है, पैसा देने वाला डिस्काउंट लेता है। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है सर 300 रुपए और हमने पैसे दिए हैं 2000 रुपए, इसका मतलब हमें टोटल 2300 रुपए देने हैं। हमने पैसे दिए हैं 2000 रुपए, डिस्काउंट मिला है 300 रुपए, इसका मतलब हमें टोटल 2300 रुपए देने हैं। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट है इसमें तो पूछें। पढ़ सकते हैं जी आगे, डाउट करना। पॉइंट नंबर 43, 42 तक हो गया था। Placed an order for goods with Mr. Jain worth 10,000 rupees. कोई आंसर देना चाहेगा? Purchase discount available to Mr. Jain. Purchase to Mr. Jain, और कोई आंसर? कोई एंट्री नहीं होगी सर कोई एंट्री क्योंकि हमने अभी खरीदे क्योंकि हैं। हमने ऑर्डर प्लेस किया है। हमने अभी ना पैसे कुछ कोई तीसरा आंसर? कोई तीसरा आंसर? चलिए समझते हैं। नो एंट्री वाला आंसर सही है। क्या कॉन्सेप्ट है सुनिए ध्यान से, कि हमारा जो प्रोप्राइटर है वो अपने सप्लायर के पास गया, सप्लायर का नाम है जी मिस्टर जैन।
तो उनको कहा भाई ये वाला सामान फटाफट से पैक कर दो, मैं पैसे लेकर के आया हूं। सामने वाला कहता है कि भाई इस वाला सामान तो खत्म हो रहा है, आप लिखवा जाओ मैं मंगा लूंगा। तो हम ठीक है जी ऑर्डर देकर आ गए, उसको वापस आ गए। अब हमारे प्रोवाइडर की हैबिट है कि सारी चीजें हमें बताता है वो, ताकि हमारी रिकॉर्डिंग में कई चीज छूट ना जाए। उसने आकर हमें बात बताई कि मैं ऑर्डर देकर के आ गया, उसको लिख लो इस बात, तो मैं सुन लेना लेकिन लिखना नहीं, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं। ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है सर? देखिए ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? जितने भी हम अकाउंट्स हमारे यहाँ बने हुए हैं उसमें कोई ना कोई अकाउंट इफेक्टेड हो। जैसे कि मशीन खरीदी सर, तो ऑफिस से कैश कम हो गया, मशीन नाम की नई एसेट आ गई, है ना, कोई अकाउंट अफेक्ट हो रहा। अभी हम ऑर्डर देकर के ना तो परचेज हुई, परचेज तो सर तब होगी जब सामान लेकर आएंगे उससे। ऑर्डर देने में कैसे परचेज होगी? अभी तो मैं खुद ऑर्डर देकर के आऊँ, तो वो मंगाएगा, खरीदेगा या खुद बनाता होगा, मैन्युफैक्चर होगा तो बनाएगा। अभी तक परचेज तो हुई नहीं है, ना पेमेंट हुई है, ना एडवांस दिया, ना कुछ। हमारा कोई भी अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ इससे, ठीक है। इसलिए हम ऐसे ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर देते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। अब देखो ऑर्डर प्लेस दो तरीके से हो सकता है, हमारा कस्टमर हमें ऑर्डर देके जा रहा है या हम ऑर्डर दे रहे हैं अपने सप्लायर को। दोनों ही ऑर्डर्स हैं, दोनों ही रिकॉर्ड नहीं किए जाते, क्योंकि दोनों में ही कोई भी अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहा, ना परचेज हो रही, ना सेल हो रही, ना पैसे आ रहे ना पैसे जा रहे। रिकॉर्ड करूंगा भी तो क्या रिकॉर्ड करूं, ठीक है। जो गुड्स अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते उनकी परचेज कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो लोगों के पास ध्यान रहेगा। तो प्लेस्ड एन ऑर्डर, जब भी दिख जाए आपको प्लेस्ड एन ऑर्डर, तो आपको इग्नोर कर देना है, नो एंट्री लिख करके आनी है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि सर एंट्री छोड़ गया, ब्लैंक छोड़ा है, ब्लैंक नहीं छोड़ गया ना, नो एंट्री, दो वर्ड लिख करके आने, तभी मार्क्स मिलेंगे उसके। ब्लैंक छोड़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर अगर इसी में एडवांस लिखवा तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एडवांस वाला क्वेश्चन भी। पॉइंट नंबर 44, sold household furniture and proceeds invested into business 4,000 rupees। बताइए। हाँ जी, So capital account debited to cash account. तो कोई आंसर? हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सुन ध्यान से। प्रोप्राइटर ने मुझे आकर के बताया कि मेरे घर पर एक पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, मैंने उसको बेच दिया। अच्छा सपोज क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता, सुनिए ध्यान से। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 5,000, फुल स्टॉप। अब आंसर बताओ। नो एंट्री। सर हम बिजनेस में अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, अब प्रोप्राइटर घर बैठे हुए अपने पर्सनल फर्नीचर खरीद रहा है या बेच रहा है, जो मर्जी कर रहा है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। तो मुझे जिस काम की सैलरी मिल रही है मैं सिर्फ वही काम करूंगा। अब प्रोप्राइटर ने वो जो पैसा आया वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये पैसा लगाना बिजनेस के अंदर, इसी को कैपिटल कहते हैं। यस सर। तो हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए इररिलेवेंट हो गई, बेकार हो गई। पैसा बिजनेस के अंदर लाया, ये हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, काम की इंफॉर्मेशन। तो ओनर जब भी बिजनेस के अंदर पैसा ला रहा है तो बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ओनर जब भी बिजनेस के अंदर पैसा लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और उसने 1 लाख रुपए पहले से लगा रखे हैं, 5,000 और लगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल इंक्रीज करेगा। इस चैप्टर के बेसिक में अगर अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है तो हेजिटेट ना करें, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दें कि सर मुझे इस टॉपिक में अभी भी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही एंट्रीज। मैं उसे एक्स्ट्रा टाइम में बुलाऊंगा अलग से और उसको बेसिक एंट्रीज की अच्छे से कराऊंगा। ये चैप्टर बेसिक वीक नहीं रहना चाहिए। पूरी 12th क्लास में जनरल एंट्रीज करनी है, कुछ नहीं करना पूरी 12th में। 11th में भी मतलब 20 to 30% चैप्टर्स में इसका बेस काम आना है। तो आप हेजिटेट ना करें, अगर बैच में आप पूछने में हेजिटेट कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे डाल दें, सर मुझे इस चैप्टर में दिक्कत, बस इतना लिख दो और आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या होगी? क्वेश्चन कॉपी कर दिया करो, नरेशन सबसे आसान तरीका यही है। बाकी नरेशन लिखना चाह रहा हूं, बिग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कैश ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो इच्छा हो। सर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, उसका रूल होता है। बढ़ेंगे आगे। पॉइंट नंबर 45, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर फ्री सैंपल में क्यों बांट दी हमने? मार्केटिंग स्ट्रेटजी।
जैसे जियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जैसे सर जियो की सिम करी थी। जैसे जियो ने सिम करी थी कि फ्री में हमने एज अ फ्री सैंपल हमने जो है 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए फ्री में डेटा दिया, फ्री में कॉलिंग वगैरह दी। या काफी जो घर घर में आते हैं, कुछ सर्फ हो गया या ऐसी कोई आइटम हो गई, उसका छोटा छोटा पैकेट फ्री में देके जाते हैं कि कस्टमर उसको यूज करें और उनको अच्छा लगेगा तो और खरीदेंगे। फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल के लिए गुड्स दिए गए हैं हमारी कंपनी के द्वारा कस्टमर्स को, इसको रिकॉर्ड करना है हमने। उसकी दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। जो हमने गुड्स एज अ सैंपल दिए हैं उसकी कॉस्ट प्राइस थी 500 और सेलिंग प्राइस था 600। मतलब हमने 500 रुपए में उसको खरीदते हैं या बनाते हैं, व्हाटएवर, दोनों केस हो सकते हैं। और उसको 600 रुपए बेचते हैं, 100 रुपए अपना प्रॉफिट होता है। अब फिलहाल तो हमने उसको फ्री में बेचा, उसको रिकॉर्ड कैसे करें इस चीज को समझ लें। देखिए जी बोर्ड पर देखिए, जैसे मशीनरी आती है तो डेबिट करते हैं, एसेट इंक्रीज डेबिट। मशीनरी जाती है तो क्रेडिट करते हैं, मशीन हमने बेच दी सब कुछ। ये बात हर एक एसेट में एप्लीकेबल है, आई तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। हमने पढ़ा है सर रूल डेबिट में, एसेट्स में कि भाई इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। परचेज के टाइम इंक्रीज होगा पक्की बात है, सेल के टाइम डिक्रीज होगा पक्की बात है। कैश में भी ऐसे ही, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, ऐसा ही होता है। गुड्स जब आते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, गुड्स जब आते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, तो गुड्स जब जाएंगे तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं। गुड्स आते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, तो गुड्स जब जाएंगे तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। दो एक्सेप्शन। गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, इंक्रीज हो रहे हैं मतलब जा रहे हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट with 2 exceptions। सुनिए ध्यान से, देखो एक्सेप्शन वर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि एज अ जनरल रूल यही होता है, लेकिन इन दो केस में ऐसा नहीं हो। ये मतलब एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन का मतलब क्या है सर कि एज अ जनरल रूल जो आपने लिखा है वही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा, सिर्फ इन दो केस में ऐसा नहीं होगा। ये मतलब एक्सेप्शन का। अभी तक क्या लिखा सर मैंने, जब भी गुड्स परचेज करेंगे हम, गुड्स हम खरीद रहे हैं, गुड्स हमारे बढ़ रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करना। गुड्स हमारे यहाँ से कम हो रहे हैं, हम हमारे गुड्स जा रहे हैं हमारे यहाँ से, तो परचेज अकाउंट बिल्कुल उल्टा, जैसे मशीन में करते हैं। मशीन आ रही है मशीन डेबिट, मशीन जा रही है मशीन डेबिट, बिल्डिंग आ रही है बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग जा रही है बिल्डिंग डेबिट। ऐसी परचेज अकाउंट, ऐसी परचेज अकाउंट आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अब दो एक्सेप्शन देखेंगे इसके। सर अगर वो सेल्स की वजह से जा रहे हैं तुम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे। अगर गुड्स सेल्स की वजह से बाहर जा रहे हैं हमारे गोदाम से, तो जब गुड्स आ रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। समझ आ रही बात? एक्सेप्शन हो गई। दूसरा रीजन परचेज रिटर्न। सर हमने गुड्स खरीदे और सप्लायर को ही वापस कर दिए, तो हमने एक सेपरेट अकाउंट खोला, परचेज रिटर्न अकाउंट। सेपरेट अकाउंट क्यों खोला हमने? क्योंकि हम परचेज और परचेज रिटर्न को मिक्स नहीं करना चाह रहे। इसका हुआ था लास्ट क्लास में बात कि सर हम एक ही अकाउंट से प्लस माइनस करते रहेंगे तो पता नहीं लगेगा कि पूरे साल में कितनी परचेज हुई, कितनी परचेज रिटर्न हुई। तो हम परचेज कम ना करके एक सेपरेट अकाउंट में जोड़ते रहेंगे कि कितना माल वापसी किया। ये आगे जाकर काम आता है सर। जो मान लीजिए बहुत ज्यादा सामान वापस हुआ है तो ओनर सोचेगा कि सप्लायर ही बेकार है, खराब सामान बेचता है, सामान किसी और से खरीदो। डेटा अलग से सेपरेट मेंटेन करने का ये फायदा हो गया। समझ आ रही है बात? तो दो एक्सेप्शन है, इन दो केस में तो यही अकाउंट लिखना है। इन दो के अलावा कोई भी केस हो जिसमें गुड्स बाहर जा रहे हैं हमारे गोदाम से, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। एग्जांपल आप लोग बताएंगे जी मुझे क्या क्या रीजन हो सकते हैं इन दो के अलावा जिसमें हमारे गोदाम से गुड्स बाहर जाए, बताएगा कोई? इफेक्टिव, हाँ जी इफेक्टिव इफेक्टिव तो यहाँ परचेज रिटर्न कर देंगे ना हम उसको। इफेक्टिव यहाँ नहीं आएगा। हाँ जी हाँ जी, लॉस बाय फायर, आग लग गई सर गुड्स के अंदर, तो गुड्स गोदाम से चलेगा, ये दो रीजन नहीं है। बिल्कुल सही। चैरिटी चोरी हो गई, चोरी हो गई सर, चोरी हो गई। ये भी चैरिटी सर, चैरिटी में हमने फ्री में चैरिटी में दे दी। ड्राइंग्स हो गई, बिल्कुल प्रोप्राइटर घर ले गया। और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्री सैंपल बांट दी। ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं। सर बेसिकली कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिए, बेच दिए सर बेसिकली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए।
अगर हम बेचेंगे तो कस्टमर को बेचेंगे ना, तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कैसे करेंगे? नहीं जैसे खरीदे गुड सेलिंग हैंड में बेच दिए तो सेल्स होगी ना वो तो दोस्त, सेल्स होगी ना वो तो। ठीक है, तो एग्जांपल क्या क्या देखे सर हमने, क्वेश्चन है काफी सारे क्वेश्चन है। चैरिटी में दे दिए, फ्री सैंपल बांट दिए, ओनर अपने घर ले गया, चोरी हो गए, जल गए, ऐसे कई रीजन हो सकते हैं जिससे गुड्स हमारे गोदाम से बाहर जाते हैं। और ऐसे केस में हम परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये दो सिर्फ इन्हीं दो केस में करेंगे, डाउट पूछिए। क्लियर हो गई ये बात? सर हाँ जी, सर आपने कहा नोट था करेंगे जिसको आप। सर आपने कहा था एसेट्स वो होती है जो 12 महीने तक हमारे पास रहती है, उससे ज्यादा तक, है ना, जो 12 महीने तक मिलती। लेकिन सर कैश तो हमारे पास कंपल्सरी है कि 12 महीने तक रहे या ना रहे। देखो दोस्त, हम एक्सपेंस की जगह एसेट रिकॉर्ड करते हैं उसको जो मोर देन 12 मंथ हो, वो एक्सपेंस और एसेट में बाइफरकेशन है। ऐसा नहीं है कि सारी एसेट 12 महीने से ऊपर की होती है, फिर करंट एसेट किसे कहते हैं, जो नाउ प्रेजेंट है ना, जो विदिन 12 मंथ वाली होती है। ये मेन काफी चीज है, इसको ऐसे नहीं रफ वर्क में ऐसे नोट करना है इसको। चाहो तो आप नोट्स के अंदर नोट कर लो, जो बुक आपको दे रखी है, या अपने आंसर्स जो लिख रहे हैं वहीं पे नोट करो आप। काम की इंफॉर्मेशन है, ऐसे कोई नहीं रफ लिए। बताइए। सर मैंने लिखा था बिल्डिंग खरीदी तो डेबिट, बेची तो क्रेडिट। सर कुछ में भी खरीदे तो डेबिट और बेचे तो क्रेडिट। लेकिन सर इसमें तो परचेजेस आ रहे हैं, सोल्ड नहीं होगा इसमें। गुड सोल्ड अकाउंट एक्सेप्शन लिख देना आपको सेल्स, तो परचेजेस ही लिखेंगे। बस सेल्स नहीं लिखना, सेल्स लिखना है अगर सेल होगी। डन जी, नोट कर लिया सर ने। 45 पॉइंट के अंदर सर गुड्स जा रहे हैं हमारे, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, हमने गुड्स एज अ फ्री सिंपल बांटे, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट बहुत तरीके की होती है कि हमने फिल्म स्टार को पैसे दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को ऐड बनाने के पैसे दिए हैं, टीवी चैनल को हमने ऐड दिखाने के पैसे दिए हैं। तो ऐसे बहुत टाइप के खर्चे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के ही अंदर। तो हम अपने प्रोप्राइटर से पूछेंगे सर हर एक टाइप के खर्चे को अलग अलग रिकॉर्ड करना है क्या, या फिर सिर्फ एक ही खाता बना लें एडवर्टाइजमेंट के, हम सबको सब उसके अंदर लिखें। हमारा बॉस अगर कहता है कि भाई एक ही खाता बना दो, सारे खर्चे उसी के अंदर लिख दो, तो एडवर्टाइजमेंट के नाम से हम खाता बनाएंगे, सारे खर्चे उसमें लिखेंगे, ऐड वाले, मार्केटिंग वाले। अगर वो कहता नहीं सबका मुझे अलग खाता चाहिए, हर चीज का अलग अकाउंट चाहिए, तो फिर ये वाला खर्चा फ्री सैंपल वाला है, तो फ्री सैंपल अकाउंट करो। तो हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन है, या तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट करो उसके लिए, या फिर डेबिट करो एडवर्टाइजमेंट। पर्टिकुलर हर दिनों को पर्टिकुलर को क्या करना है, आपको बॉस से पूछना है कि इस खर्चे का सेपरेट खाता खोलना है, सेपरेट अकाउंट ओपन करना है, या फिर हमारा जो मेजर हेड है एडवर्टाइजमेंट, सारे खर्चे ऐड वाले उसी के अंदर लिखें। समझ में आ गई बात? तो इसमें प्राइस में क्या लिखें? प्राइस में क्या लिखें? डिस्कस करते हैं, तो क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? चलिए जी सर, परचेज जब हमने गुड्स खरीदे होंगे तो कितने रुपए पे खरीदे होंगे क्वेश्चन के हिसाब से? 500 में। अब गुड्स जा रहे हैं तो 500 में ही तो अकाउंट क्लोज होगा इसका। सपोज मेरे पास गुड्स 5000 के टोटल है, अब उसमें से 500 वाले कम हो गए तो 500 से 150 तभी तो कम होगा। समझ पा रही है बात? दूसरी बात ये है कि जो 100 रुपए का जो प्रॉफिट है, जो नोशनल प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अनरियलाइज्ड है, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। मतलब मेरे पास स्टॉक मान लीजिए 1 लाख रुपए का रखा हुआ है, मार्केट में इसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई, तो 20,000 का प्रॉफिट तो तब होगा जब मैं बेचूंगा। ठीक, उस 20,000 को मुझे देखना ही नहीं है, मुझे इग्नोर कर देना, तो प्रॉफिट होने वाला उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि अब तक हुआ ही नहीं प्रॉफिट को। तो ये सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स सेलिंग प्राइस है।
सेलिंग प्राइस को तुम रिकॉर्ड ही नहीं करते, एक्चुअल सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं ना। कोई चीज 500 रुपए की आई थी, हमने 3 सिंबल में बांट दी, तो 500 की गई, नुकसान 500 का ही तो हुआ। समझ में आ रही है इस बात को? अगर 1 लाख का सामान सपोज मैं 1,20,000 में बेच देता, एग्जांपल सुना एक और, कि मान लीजिए आपकी मोबाइल की शॉप है, आप मोबाइल को लेकर के आए हो, 12,000 रुपए का खरीदा है, और आपने सोचा था कि मैं इसको 15,000 में बेचूंगा, 3,000 प्रॉफिट कमाऊंगा, और आपको कोई क्लोज फ्रेंड आ गया और उसको आपने फोन दे दिया फ्री में, तो आपका नुकसान 12,000 का हुआ कि 15,000 का हुआ? 12,000। कॉस्ट प्राइस 3,000 तो कुछ भी नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है सर, कि 500 का सामान खरीदा हमने और 600 में बेचते, अगर बेचते तो हमने फ्री में दे दिया तो 500 का ही नुकसान, सही है। तो 600 रुपए कहीं नहीं लिखने, 100 रुपए कहीं नहीं लिखने, हर जगह 500 आएगा, डेबिट क्रेडिट दोनों। क्लियर हो गया बात? डाउट कोई? चलिए पॉइंट नंबर 46, चैरिटी 1,000 रुपए, 1,000 रुपए चैरिटी करिए जी, हमने बताया जी, कौन आंसर बताएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और कोई आंसर? कैश अकाउंट है सर सेम कैश। देखो कहाँ लिखा है कि हमने गुड्स चैरिटी में दी, समझे इस बात को? अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि गुड्स अगर चैरिटी में दे तो परचेज अकाउंट क्रेडिट को तो डिस्कस किया था। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता हुआ है कि 1,000 रुपए चैरिटी करिए, क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है कि हमने 1,000 रुपए चैरिटी करिए। होता है सर कि काफी जो नीडी पर्सन होते हैं वो घर घर होम टू होम भी जाते हैं, कि कोई सब हेल्प वगैरह लेने के लिए, असिस्टेंस लेने के लिए, तो हमारे बॉस के पास आए बिजनेस के अंदर ऐसे ही, जो भाई सर ये कोई काम कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए, तो हमारे बॉस ने ऑफिस के कैश से 1,000 रुपए निकाल करके उनको दे दिए, तो चैरिटी नाम का एक्सपेंस हो गया ये, और ऑफिस से कैश ना हो, कहीं पे नहीं लिखा गुड्स दी। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो एज अ जनरल रूल हम जब चैरिटी करते हैं तो कैश से चैरिटी करते हैं, एज अ जनरल रूल। प्रैक्टिकली कुछ भी कर सकते हैं लेकिन एज अ जनरल कैश से करते हैं। तो आंसर लिख लीजिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। चैप्टर 3 स्टार्ट होगा ऑनलाइन वाले बैच में, 7 से 8 वाले बैच में। किसी का नहीं हुआ हो इसमें लिंक सबको सेंड कर दिया जिसका रह रहा था, किसी के पास नहीं पहुंचा हो या चैप्टर वीक लग रहा है दोबारा करना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसको लिंक सेंड कर दूंगा आज की क्लास में। चलिए पॉइंट नंबर 47, गुड्स दिए हैं जी हमने चैरिटी में। अब सेम क्वेश्चन आ गया वाला, हमने गुड्स चैरिटी में दिए, चैरिटी नाम का एक्सपेंस हो गया, अब हमने कैश नहीं दिया, गुड्स दिए। तो परचेज अकाउंट पर कॉस्ट 500, सेलिंग प्राइस 600, कौन सा वर्ड लिखना है? 500। 5. देखो जो गुड्स बनाता है, जो हमारा प्रोप्राइटर है, वही ऑब्वियसली वो खुद भी वही यूज करेगा। मान लीजिए मेरी शर्ट की फैक्ट्री है तो मैं शर्ट तो शोरूम से खरीदने नहीं जाऊंगा, अपनी फैक्ट्री की ही शर्ट लूंगा। तो ऐसे हुआ है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ कि गुड्स जो है प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गया। तो जब भी ओनर पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, और पैसा ले जाता है तो उसे ड्राइंग से। गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स जाएं तो परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स जा रहे हैं यहाँ पर, ऑफिस से गुड्स जा रहे हैं बाहर तो परचेज पर। कितने के गुड्स हैं जी? सर 500। 500 रुपए। पॉइंट नंबर 14 डिस्कस हुआ था जी पहले भी क्लास के अंदर। बैड डेट्स ड्यू फ्रॉम कुणाल, कुणाल से 300 रुपए लेने थे और वो बैड डेट्स हो गए, पैसे मर गए, नुकसान हो गया। ये एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। कुणाल बताओ, कुणाल कौन है, डेटर की क्रेडिटर? डेटर, क्योंकि हमें पैसे लेने थे उससे, है ना, डेटर कहते हैं उसको। डेटर एसेट होता है, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कुणाल।
धन जी बढ़ सकते हैं आगे। आगे पॉइंट नंबर 50, amount due from Kunal 300 was not recoverable, it was to be written off। 49 और 50 दोनों पॉइंट सेम हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज किसी भी फॉर्म में आ सकती है, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों पॉइंट अलग अलग टाइप करके दे रखे हैं आपको। बैड डेट्स लिखा हो तो भी सेम आंसर, और क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो कि 300 रुपए लेने थे कुणाल से, अब वो इरिकवरेबल हो गए, रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसको बुक से हटाना। राइट ऑफ मतलब बुक से हटाना, तो कुणाल को बुक से हटा दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। बेसिकली हम पहले कुणाल को डेबिट कर रखा था, अब क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो बुक से हटा दिया हमने, सेम आंसर रहेगा। चलिए समझते हैं बोर्ड पर। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी की सिर्फ हमारे पास हमारे बुक्स के अंदर एंट्री ही है, इसका डिटेल में कोई चैप्टर को कैलकुलेशन नहीं, ना 11th में ना 12th में ना ग्रेजुएशन। सी इंटर में आता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट, उसमें हम बनते हैं ऐसे पर्सन के अकाउंटेंट जो कंपनी बंद हो रही है जिसकी, और हम पेमेंट करते हैं बाकी सबसे। कॉन्सेप्ट क्या समझिए ध्यान से। सर मैं कंपनी चला रहा हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ, चाहे प्रोप्राइटरशिप चाहे पार्टनरशिप चाहे कंपनी, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बिजनेस में अपना खुद का पैसा लगाया और उसे बढ़ाने के लिए मैंने कुछ लोन वगैरह भी लिया, लोन की इंस्टॉलमेंट वगैरह बांध दी और पैसा बिजनेस के अंदर लगाया। कुछ टाइम ग्रो होता रहा बिजनेस, तो मैं और ब्रांचेस खोलता रहा और मैं और लोन लेता रहा, ऐसे करके बिजनेस और आगे बढ़ता रहा। फिर कुछ ऐसा टाइम आया जब बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आ गए हैं और कंपनी बंद होने की पोजीशन पर आ गई, सेल ही नहीं हो रही, लोन हम चुका नहीं पा रहे, ईएमआई नहीं दे पा रहे, चेक बाउंस हो रहे हैं। तो जब हमारा चेक बाउंस होगा तो बैंक वाले हम पर नोटिस भेजेंगे और हम नहीं चुका पा रहे तब भी पैसा, तो कोर्ट में जाएंगे कि हमारे पैसे दिलवाओ। कोर्ट हमें टाइम देगा कि लिमिटेड टाइम के, इतने टाइम के अंदर आप पेनल्टी के साथ साथ पैसे चुका दो वरना आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। टाइम पर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं दे पाते तो कोर्ट फिर हमारे लीगल एक्शन लेगा। हमारे नाम पर जितनी भी चीजें हैं, दुकान, घर, बंगला, कैश, ज्वेलरी, कार, जो भी कुछ है, वो सब का सब वो कोर्ट वाले सील कर लेंगे। कोर्ट से एक पर्सन अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर, ऑफिशियल रिसीवर। ये वाला वर्ड तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी में इस्तेमाल करते हैं, ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं, दोनों सेम ही पड़ता है, अलग कोई नहीं है। कंपनी में अगर कंपनी बंद हो रही है जैसे रिलायंस वगैरह ऐसे कुछ, तो हम ये वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर कंपनी के अलावा कोई और बिजनेस बंद हो रहा है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तो ये वाला वर्ड तो कहीं भी चल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल रिसीवर ये पर्सन है, वो पर्सन कौन है? कोर्ट से अपॉइंट होता है पर्सन, जो पैसा पेमेंट, सपोज मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा लोगों को, तो कोर्ट से पर्सन मेरे पास आएगा, मेरी प्रॉपर्टी सारी जब्त करेगा, उनकी नीलामी करेगा, नीलामी करके जितना पैसा मिल जाएगा तो वो सारी चीजों की नीलामी कर दी, सब कुछ बेच दिया और पैसा मिला सपोज 6 लाख रुपए, ठीक। उसके बाद वो क्या करेगा कि मुझ पे कर्जे कितने उसके साथ लिस्ट लेगा। मैं कहूंगा जी मैंने गुड्स क्रेडिटर से उधार ले रखे हैं, कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी रहती है, कुछ गवर्नमेंट के टैक्स रहते हैं, कुछ बैंक का लोन रहता है, ऐसे वगैरह वगैरह मैंने कंपनी लिस्ट बता दी। सपोज जो टोटल मेरे पे कर्जे हैं वो 10 लाख रुपए के, फॉर एग्जांपल तो पहले लेता हूं लेवल में, सपोज मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच के 12 लाख रुपए मिल गए, अब मुझ पे कर्जे जो है 10 लाख रुपए के, तो कोर्ट का ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा, इन 12 लाख में 10 लाख रुपए सबको दे देगा, 2 लाख जो बच गए वो मुझे वापस कर देगा, ठीक, खुद नहीं रखेगा। तो 10 लाख रुपीस ही पैसे बचे बेच करके, तो सबको पैसे दे देगा वो, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा होगा। सबको बेचने के बाद 9 लाख रुपए बचे, लेकिन देने 10 लाख रुपए, तो ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा, उन सारे क्रेडिटर्स को बुलाएगा, क्रेडिटर वाले, बैंक लोन वाले, उन सबको बुलाएगा, उन सबको बताया जाएगा देखो जी ये हो गया पर्सन इंसॉल्वेंट, ठीक। तो लीगली आप इससे पैसा नहीं मांगोगे, आपको पैसा जो मिलेगा वो कोर्ट से मिलेगा, ठीक है। इसे ना कोई कॉल करेगा ना कोई परेशान करेगा, कोर्ट से आपको पैसा मिलेगा। और कोर्ट ने ये फाइनल करा है सारी प्रॉपर्टी बेच के 9 लाख रुपए मिले, लेकिन 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। अब हर बंदा कहेगा जी मेरे दे दो, मेरे 1 लाख रुपए हैं, तो कहेगा मेरे दे दो, मेरे 50,000 पैसे बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा ना किसी के पैसे छोड़ देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली सबकी पेमेंट करेंगे।
हमने क्या करा, जितने पैसे हैं उसको न्यूमरेटर रखा, जितने पैसे देने हैं उसको डिनोमिनेटर रखा, इसको बोला 90 पैसा इन ए रूपी। 1 रुपए पे 90 पैसे इन ए रूपी। मतलब क्या कहना जा रहा है कि भैया इसके पास तो जितने पैसे को 90% पैसा है तो सबको पैसा 90% मिलेगा। आपको 10,000 रुपए लेने हैं, आपको 9,000 रुपए मिलेंगे। आपको 50,000 लेने हैं, आपको 45,000 मिलेंगे। आपको 2 लाख लेने हैं, आपको 1,80,000 मिलेंगे। समझ आ रही है बात? हमने सबका 10% काट दिया। जस्टिस है बिल्कुल। ऐसा ना करें किसी को सारा पैसा दें, किसी को बिल्कुल ना दें, ये गलत होगा ना। 10 लाख रुपए में इसमें काफी सारे लोग हैं, तो बस 8-10 लोग हैं, क्रेडिटर भी, बैंक लोन भी, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी, गवर्नमेंट टैक्स भी, सब कुछ, बहुत सारे लोग। तो हमने सबका 90% पैसा दिया। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो लैंग्वेज कैसी बोली जाती है उन लोगों को, 90 पैसा इन अ रुपी डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मतलब रेसिप्ट जो बचा वो पैसा वो मिल रहा है। 1 रुपए में 90 पैसा। अब सबसे मैं लाता हूं, मान लीजिए 5,000 रुपए लेने हैं, तो 1 रुपए में 90 पैसे, तो 5,000 पे 45 मिनट, इस हिसाब से। समझ आ रही है बात? कैलकुलेट कैसे करा मैंने? मैं 5,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 90 पैसे से, तो मेरे पैसे निकल जाएंगे, कितने पैसे मुझे मिलेंगे। और बाकी पैसे कंफर्म्ड नहीं मिलेंगे, वो हो गए पैकेट्स। हमारी बात। तो हमारी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद 4 लाख रुपए बचे सपोज, तो 40 पैसा इन रुपए। सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद 7 लाख रुपए बचे, तो 70 पैसा इन रुपए। तो बहुत इजी कैलकुलेशन करनी। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमें खुद करनी होगी कि कितना पैसा मिलेगा और कितना पैसा मरेगा। क्वेश्चन ऐसा बोलेगा बस कि 70 पैसा इन रुपी फाइनल डिविडेंड मिला। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं जी। Point number 51, received a first and final dividend of 60 पैसे in a rupee from the official receiver of मोहन। मोहन हमारा क्रेडिटर है जिससे हमें पैसे ले लेते हैं। अरे इस क्वेश्चन के अंदर ना हम अकाउंटेंट है उस क्रेडिटर के जिसको पैसे मिल रहे हैं, हम इसके अकाउंटेंट नहीं। मैं बता, इसकी जो बुक्स है, जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, जो कंपनी का दिवालिया निकल रहा है, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 11th-12th में नहीं है, बीकॉम में नहीं है, सिर्फ सी इंटर में। उसके अकाउंटेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हम अकाउंटेंट है उस क्रेडिटर के जिसको पैसा मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है, उसके अकाउंटेंट है। मोहन हमारा क्रेडिटर है जिससे हमें पैसे लेने, डेटर है, से पैसे लेने थे। वो ओड 1,000 रुपए, 1,000 रुपए लेने थे और 60 पैसा मिल रहा था। कितना रुपए मिल रहा है? 600 मिल रहा है सर। कैश अकाउंट डेबिट कर दो, पैसा मिल रहा है। बैंक टैक्स अकाउंट डेबिट कर दो क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा। मोहन कौन? रेटर की क्रेडिटर? रेटर है हमारा रेटर है, क्योंकि हम पैसे लेने उससे। और हमने कभी गुड्स बेचे होंगे उधार, तो पैसे ले रहे हैं इससे हम। नोट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, डिविडेंड देख सकते हैं। मोहन की जगह डिविडेंड नहीं, देखो डिविडेंड जो होती है वो इनकम होती है। इनकम तो यहाँ पे हो ही नहीं हमारी कुछ। दूसरी बात, मोहन एक डेटर है 1,000 रुपए से, उसे क्लोज भी करना है हमको, अकाउंट क्लोज करना है क्योंकि एक पैसे मिलेंगे। अगर वो बाद में पैसे चुका देगा बंद हो गए तो उसके लिए पढ़ेंगे हम आगे पेडेड रिकॉर्ड नाम से चीज आती है। नोट कर लिया जी सभी ने? चलिए 52, ब्रिक सीमेंट 20,000 रुपए के, टिम्बर 30,000 रुपए का परचेज करा है रिनोवेशन के लिए। यहां से देखिए बोर्ड पर सर बिल्डिंग के रिगार्डिंग मैंने 4 पेमेंट लिखी हुई है। चारों पेमेंट में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं।
कि सर किस में क्या अकाउंट डेबिट करना चाहिए और कौन सा एसेट है कौन सा एक्सपेंस है। केस नंबर 10 जो फिक्स्ड एसेट्स के लिए वो क्या बताता है इसके लिए। पहली आइटम जी बिल्डिंग परचेज करिए सर, तो बिल्डिंग परचेज करिए, हमारे पेमेंट हो रही है, पेमेंट होती है दो चीजों के लिए, या तो एसेट या एक्सपेंस। ठीक, एसेट कब है एक्सपेंस कब है कैसे पता लगे सर? अगर जो मैंने पैसा दिया वो विद इन 12 मंथ्स पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो उसे मैं एक्सपेंस बोलता हूँ, और मैंने पैसा दिया वो मोर देन 1 ईयर चलने वाला है तो ऐसे पेमेंट को मैं एसेट बोलता हूँ। जैसे कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो 1 महीने के अंदर अंदर ही मैं उस पैसे को पूरा यूटिलाइज कर लूंगा, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है रेंट। अगर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, बिल्डिंग के मैंने पैसे दे दिए तो 1 साल के बाद वो बिल्डिंग बचेगी आगे यूज करने के लिए, पूरी कंज्यूम नहीं हुई 1 साल के अंदर अंदर, इसलिए वो एसेट बन गई। क्लियर है बात? तो सर पहली आइटम बिल्डिंग परचेज करिए, ये हमारे लिए एसेट है। ठीक बात है, कोई डाउट नहीं किसी को? तो एंट्री सर होनी चाहिए इसके लिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग एसेट इंक्रीज डेबिट कैश एसेट डिक्रीज। सर बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाई हमने, बिल्डिंग खरीद ली, उसके बाद 2-4 महीने बाद कुछ रिपेयरिंग हो रही है, कोई टूट फूट हो गई, कहीं से कोई टाइल टूट गई, हमने रिपेयर करवा दी, ऐसे कुछ खर्चा हो रहा है, तो बिजनेस का नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर अब लास्ट क्लास में आपने बताया था कि रिपेयर भी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, वो कब बताया था? सेकंड हैंड एसेट होनी चाहिए। सर मैंने कोई पुरानी बिल्डिंग खरीदी है उसमें मरम्मत करवा रहा हूं तो वो हमारा कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो मैं बिल्डिंग लिखता हूं। सिंपल फिर रिपेयर लिखा हुआ, सेकंड हैंड वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब एसेट खरीदने के काफी टाइम के बाद रिपेयर हुई होगी तो नॉर्मल एक्सपेंस। पेंट का खर्चा है, हर साल पेंट वगैरह करवाते हैं, तो बताइए बिल्डिंग लिखूं या सन्ड्री एक्सपेंसेस? सन्ड्री एक्सपेंसेस किस लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं? देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसके लिए हर एक अकाउंट नहीं बोल सकते सेपरेट अकाउंट। बॉस हमारा खुद भी अलाउ करता है कि भाई हमारी कंपनी के अंदर तो 100 तरीके के खर्चे होते हैं। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया स्विच लगवाने के, ये भी खर्चा है, चाय का बिल, ये भी खर्चा है। अब हर आइटम के लिए सेपरेट अकाउंट खोले तो पता है रजिस्टर कितना भरती, एक रूम भर जाएगा रजिस्टर। ठीक, तो ऐसे खर्चे जिसको सेपरेटली जानना जरूरी नहीं है, इतना मोटा खर्चा नहीं है। समझ आ रही है बात? तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं अपने घर के खर्चे बताओ, और आप बताने लग जाओ सर मैंने शूज को रिपेयर करवाया था 20 रुपए दिए थे उसको, तो ऐसे आइटम बताने लग जाओगे तो फिर वो काम की चीज नहीं है, सुनने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, बोलने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, आप मेजर खर्चे ही बताओगे। और ऐसे में ऐसे छोटे मोटे खर्चे, शू रिपेयर करवाया सर, ऐसे खर्चे को डाल दोगे सर और बाकी के खर्चे ही होंगे, ऐसे बोलोगे तो बाकी के खर्चे मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस, या फिर इसको बोल सकते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंस लिखें या बिल्डिंग लिखें, यहां कंफ्यूजन है जी। तो बिल्डिंग के लिए एसेट के लिए हमने क्या चीज सीखी थी कि जब तक एसेट रेडी टू यूज, टेक्निकल टर्म थी, रेडी टू यूज ना हो तब तक के खर्चे कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं, बाकी के सारे खर्चे जनरल एक्सपेंस है। तो मिसलेनियस एक्सपेंस दैट टू कैश। तो यहां पर भी बिल्डिंग डेबिट नहीं करा, बिल्डिंग यहां भी डेबिट नहीं करा, समझ पा रहे हैं जी बात? सर हमारी बिल्डिंग थी 2 फ्लोर की, हमने तीसरा फ्लोर डाला उसके ऊपर, वो इसको किस नाम से रिकॉर्ड करें, कैसे लिखें, इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो ये भी एक्सपेंस है, ये एसेट है, क्या लगता है? सर ऐसे एक्सपेंसेस मिक्स आंसर है जी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। up to ready to use, after ready to use only increases original capacity। वो टेक्निकल चीजें होती हैं जिस पर डिस्कस कर रहे हैं हम, ये बारीकी वाली चीज है। सर कोई एक पेमेंट करी है हमने, अब उसको मैं एसेट लूं कि एक्सपेंस लूं, इसके लिए बारीकी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो यही डिफरेंशिएट करता है अकाउंटेंट को और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। छोटा बिजनेसमैन होता है इसलिए जनरली वो अकाउंटेंट ही अफोर्ड कर पाता है, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट अकाउंट्स नहीं बनते उसके। जो अफोर्ड कर सकता है वो सी अफोर्ड करता है ताकि बिल्कुल प्रोफेशनल अकाउंट्स बनते हैं, हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से रिकॉर्ड होती है। डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या कि सर कोई एसेट है, उसके लिए रूल लिखा हुआ AS 10 के अंदर कि जब तक वो यूज करने के लिए परफेक्ट रेडी ना हो जाए
तब तक के सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड कर दो। बिल्डिंग खरीदी कॉस्ट में, मशीन खरीदी कॉस्ट में ऐड कर दो, मशीन खरीदने के टाइम किराया दिया कॉस्ट में ऐड कर दो, इंजीनियर को बुलाया कॉस्ट में ऐड कर दो, इंस्टॉल करवाया कॉस्ट में ऐड कर दो, सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड कर दो। अब मशीन बिल्कुल रेडी हो गई सर, बिल्कुल तैयार है। अब यूज करने के बाद कभी रिपेयर करवाई, कभी पेंटिंग करवाई, जो रूटीन खर्चे जो बार बार होते रहते हैं, उससे एसेट की कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी, एसेट महंगी नहीं हो जाएगी। रूटीन खर्चे हैं, कॉस्ट एक्सपेंस है, वो सिंपल एक्सपेंस है। ठीक, तो एज अ जनरल रूल जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं होती तब तक के खर्चे जो होते हैं। एक एक्सेप्शन, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सर हमने एसेट यूज करनी स्टार्ट कर दी, कई महीने कई साल हो गए और फिर भी हम उसको कॉस्ट में ऐड करते हैं, एक्सपेंस नहीं मानते इसको। क्यों? ऐसा कब होता है? जब एसेट की ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ जाए, हमने ऐसा कोई खर्चा करा। कोई सोचो एक बिल्डिंग जिसमें 2 फ्लोर थे, हमने तीसरा फ्लोर डाल दिया, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई नहीं बढ़ गई? बिल्डिंग की ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ गई, अब बिल्डिंग में ज्यादा काम हो सकता है। ये जो हमने मोटा खर्चा करा है, सपोज 5-10 लाख रुपए खर्चा करा, इससे हमारी फ्यूचर अर्निंग बढ़ेगी। ये एसेट ही तो हुई, एक्सपेंस कैसे हुआ? देखो इससे मेरी कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, पेंटिंग से मेरी कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, लेकिन एडिशनल फ्लो से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही, ज्यादा एरिया मिल रहा है हमें बिजनेस करने के लिए। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया, उसकी जगह मैंने नया पार्ट लगाया, वो पहले से ज्यादा पावर, हॉर्स पावर का, ज्यादा इंजन उसका हैवी, तो पहले से भी ज्यादा हैवी, तो उसको हम एसेट में ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस में। दोबारा सुनो, तो कोई मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया, उस पार्ट को मैंने हटाकर नया पार्ट सेम डाला है, बस नया डाला है, तो वो एक्सपेंस है, वो नॉर्मल एक्सपेंस है, क्योंकि इससे मेरी मशीन की कैपेसिटी नहीं बढ़ी ओरिजिनल से। फिर मैंने वो पार्ट लगा करके कोई नया पार्ट ऐसा डाला जो पहले से भी ज्यादा हैवी। तो फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप के अंदर 4 GB रैम थी, वो खराब हो गई, मैंने उसको हटाई और उसकी जगह 8 GB वाली रैम लगाई, ओरिजिनल कैपेसिटी से भी ज्यादा हो गई, तो वो हमारे लिए एसेट हो गया। एसेट में कॉस्ट में बढ़ा देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे। ओरिजिनल कैपेसिटी नहीं बढ़ाता तो सिंपल एक्सपेंस एक्सपेंस। मैंने क्या लिखा हुआ है जी, ये कॉस्ट में कब ऐड करना है? सारे खर्चे रेडी टू यूज होने तक, रेडी टू यूज होने के बाद का खर्चा तभी लिखेंगे जब ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ा दे। एग्जांपल मैंने आपको 2 दिए हैं कि मशीन का कोई पार्ट हटाकर मैंने नया पार्ट डाला है, वो पहले से भी ज्यादा पावर का है। ये एग्जांपल दूसरा दिया है कि हमने बिल्डिंग में 4 फ्लोर डाला। ठीक है जी, इन सब चीजों को नोट करें, फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। जो चीजें करवाई जा रही हैं उसको रिवाइज करते रहें, हैंड टू हैंड कर जाकर। मैंने पहले ही बताया कि स्कूल को जब भी आपको कोई टेस्ट बताया जाए, आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर डाल देंगे डेट, चैप्टर नंबर और फॉर्मेट टेस्ट का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। 3-4 बच्चों ने बताया था मेरे को पिछले वीक, उन सबका मैंने टेस्ट यहाँ बुला करके स्पेशल लिया अलग से, स्कूल के टेस्ट से पहले, और यहाँ पर तीनों टेस्ट दिया, मिस्टेक्स वगैरह पता लगी और उससे काफ़ी बेनिफिट मिला हमको स्कूल के टेस्ट में। तो ये सब आप ध्यान रखें पूरे साल, 11th में भी 12th में भी पूरे साल ध्यान रखें कि जब भी आपको पता लगे स्कूल में सब मेरा टेस्ट हो रहा है, इस डेट में, इस चैप्टर का, इस फॉर्मेट से, तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर डाल दें, ताकि मैं आपको उसकी स्पेशल अलग से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ के टेस्ट के वैल्यू नहीं है, आपको भी पता है, प्रैक्टिस के लिए मार्क्स की जो वैल्यू है वो स्कूल के टेस्ट के, और हमें अच्छा परफॉर्म करना। सर स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट हो रहा हो तो आप आंसर भी बता दो। रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं बोल सकता। चलो एडिटिंग में काट दे रहा, क्या एडिटिंग में काट दे, एडिटिंग करता रहूँ, काम रह गया मुझे। नोट कर लिया सबने? 2 सेकंड से
तो ये बोर्ड पर देखिए सर, जो एडिशनल फ्लोर है वो परचेज तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बनाएंगे। अब सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो बड़ी आसान सी एंट्री लग रही है देखने में, तब जब बिल्डिंग खरीदी जाए। अब सर बिल्डिंग बनवा रहे हैं, मान लीजिए मैं ईंटें खरीद के लाया हूँ 20,000 रुपए की, तो नया अकाउंट खोलूं ईंटों का। सीमेंट लेकर आया 50,000 रुपए का, तो नया अकाउंट खोलूं सीमेंट के नाम से। लकड़ी लेकर के आया मैं, टिम्बर लेकर के आया, तो अलग से अकाउंट खोलूं, अकाउंट खुल जाएंगे 50 आइटम डलती हैं फ्लोर में। तो हम क्या करेंगे, हम सभी आइटम्स के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बिल्डिंग। 5,000 रुपए की ब्रिक्स आएंगी, ईंटें आएंगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लकड़ी आई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बना रही है ये बात, ठीक है। वापस क्वेश्चन पर आते हैं जी। लिखा हुआ है ब्रिक्स और सीमेंट खरीदा है 20,000 रुपए का, लकड़ी खरीदी है 30,000 रुपए की, हम बिल्डिंग को रिनोवेट कर रहे हैं और हमने जो पेमेंट करी है वो इंटरनेट बैंकिंग से करी है, और उसमें ये भी लिखा हुआ। तो बताइए आंसर इसका। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सही है जी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग नाम की एसेट बढ़ रही है, इससे इंक्रीज हो रही है, और पेमेंट हमने इंटरनेट बैंकिंग से करी है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कम होगा ना कि कैश बैलेंस, इसलिए टू बैंक अकाउंट है क्रेडिट साइड। फिर हो गई जी बात, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आज लेते हैं।